हेलो मेरे प्यारे रीडर, कैसे हैं आप लोग। बहुत दिन का गैप हो गया, उसके लिए माफी चाहूंगी। मेरा एग्जाम था पर आज खत्म हो गया है, तो हम स्टोरी अक से कंटिन्यू करेंगे। तो जिन्होंने ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है प्लस कर दे। चैप्टर 86 इंटीमेसी। अब तक ये होते ही वो लड़की डर से कांपने लगी और रोते हुए अपने कपकपाती हुई आवाज में बोली, प्लीज सर, मेरे साथ ऐसा वैसा कुछ मत करिए, मैं मर जाऊंगी सर, प्लीज सर मुझे जाने दीजिए। पर वह लड़का कुछ नहीं सुना और उस लड़की के होठों के पास आकर अपने नशीली वॉयस में बोला, शश, मैंने कहा ना कुछ मत बोलो, बस जो मैं कर रहा हूँ मुझे वो करने दो। ये कहकर बिना रुके तुरंत नीचे झुककर उस लड़की के होठों को अपने होठों में दबोच लिया। अब आगे वो लड़की छटपटाते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर वो लड़का था कि उसे छोड़ ही नहीं रहा था। वो लड़का बड़े ही बेदर्दी से उस लड़की के होठों को चूमे जा रहा था। काफी देर तक उस लड़की के होठों को चूमने के बाद उस लड़के के होठ धीरे धीरे नीचे की तरफ फिरने लगे। वो लड़का उस लड़की के गले, कॉलरबोन और क्लीवेज तक अपने होंठ फिराने लगा। वो लड़की अभी भी खुद को छुड़ाने के लिए कोशिश कर रही थी, पर उसकी हर एक कोशिश बेकार थी। अब कहाँ वो पतली दुबली नाजुक सी लड़की और वो लड़का जिसके 6 पैक्स और परफेक्ट पर्सनैलिटी वाला। भला वो लड़की कैसे उससे बच सकती थी। कुछ ही देर में वो लड़का उस लड़की के सारे कपड़े को एक झटके में फाड़कर उसके शरीर से अलग कर दिया। वो लड़का इस वक्त किसी वहशी दरिंदे की तरह उस लड़की पर टूट पड़ा था। वही वो मासूम नाजुक सी लड़की लगातार बस रोए जा रही थी और रोते हुए बार बार एक ही बात बोल रही थी, प्लीज सर मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए। पर वो लड़का उस लड़की के एक भी बात को नहीं सुना और कुछ देर में उस लड़की के कुछ बचे हुए सारे कपड़े निकालकर फर्श पर फेंक दिया। फिर अपने कमर पर लिपटे टॉवल को भी निकाल दिया। लड़की अब और भी ज्यादा तेज रोने लगी थी, पर कहीं ना कहीं उसे अब ये बात पता चल गया था कि अब वो नहीं बचने वाली है। उसी समय वो लड़का बिना किसी वार्निंग के एक झटके में उस लड़की के अंदर प्रवेश कर गया, जिससे उस लड़की की तेज चीख निकल गई। उस लड़की के चीख की आवाज को सुनकर वो लड़का एक पल के लिए रुका और उस लड़की के चेहरे की तरफ देखते हुए धीरे से बोला, आर यू वर्जन बेबी गर्ल। ये सुनकर वो लड़की अपने आंसू भर आंखों से उस लड़के की तरफ देखते हुए धीरे से अपनी पलकें झपका दी। उस लड़की की तरफ देखते हुए उस लड़के के होठों पर घमंड भरी मुस्कान आ गए और वो पहले अपने सख्त होठों को उस लड़की के सॉफ्ट गालों पर फिराते हुए उसे सक और लिक करने लगा। फिर वो लड़का अपने स्पीड को तेज कर दिया। लड़की तेज तेज चीख रही थी, पर उस लड़के पर उसकी चीख का कोई असर ही नहीं पड़ रहा था। ऐसा लग रहा जैसे उस लड़की के साथ यह सब करके उस लड़के को बहुत ही ज्यादा राहत मिल रहा हो। उसके शरीर की गर्मी भी धीरे धीरे कम हो रहे थे। वही उस लड़की के शरीर के दर्द बढ़ते ही जा रहे थे। समय बीतने के साथ साथ वो लड़का और भी ज्यादा वाइल्ड होते जा रहा था, जिसे वो लड़की बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और करीब 2 घंटे बाद ही वो लड़की बेहोश हो गई। पर वो लड़का अभी भी नहीं रुका। उस लड़की की बेहोशी की हालत में भी लगातार उसके साथ इंटीमेट होता रहा। वहीं उसी होटल रूम के नीचे हॉल में मैनेजर एक लड़की को बुलाकर बोला, ये जो नई लड़की अभी आई है, क्या नाम है, क्या नाम था उस लड़की का। हाँ आव्या, वो कहाँ है। तभी उस मैनेजर की बात सुन वो लड़की जिसका नाम रिया था, वह तुरंत बोली, सर उसको तो आपने ही तो उससे कहा कि ऊपर के रूम में जाकर क्लीन करना है। रिया की बात सुनकर वो मैनेजर तुरंत अपने सिर पर अपना एक हाथ रख कर बोला, ओ माय गॉड, ऊपर वाला फ्लो तो वीआईपी मेंबर के लिए बुक्ड होते हैं और वीआईपी फ्लो पर तो किसी को भी जाना अलाउड नहीं है। अब अगर वो लड़की आव्या वहां गई है तो उसकी मौत पक्की है। न जाने अब उस लड़की का क्या होगा। उस मैनेजर की बात को सुनकर रिया भी अफसोस के साथ बोली, ओ गॉड सर, ये क्या हो गया, चलिए जल्दी से हमें आव्या को वहां से बचाना चाहिए। पर वो मैनेजर गहरी सांस लेकर डरते हुए बोला, अफसोस अब शायद हम उसे नहीं बचा पाएंगे।
वहाँ इस वक्त जाना हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं है। इतना सब कहकर वो मैनेजर तुरंत ही वहाँ से चला गया। वही रिया तो मैनेजर की बात सुनकर परेशान हो गई। वो आव्या के लिए परेशान होते हुए बोली, नहीं ये गलत है, मुझे आव्या को बचाना ही होगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। इतना कहकर वो तेजी से चलते हुए वीआईपी फ्लो की तरफ बढ़ गई। पर अफसोस उस फ्लो पर पहुंचने के बाद वहां अंदर ना जा सकी, क्योंकि बाहर खड़े गार्ड्स उसे अंदर जाने ही नहीं दिए। ओह हेलो मिस्टर बॉडीगार्ड, मुझे मेरी फ्रेंड को यहाँ से ले जाना है। वो गलती से इस फ्लो पर आ गई थी। शायद वो किसी रूम के अंदर चली गई है, तो प्लीज आप सब मेरी हेल्प करिए और मेरी फ्रेंड को ढूंढने में मेरा साथ दीजिए। वही वहां पर खड़े दो गार्ड जो कि काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट थे, वो दोनों गुस्से से रिया को घूरते हुए बोले, क्या बकवास कर रही हो, इस फ्लो पर अगर कोई आ जाता है तो वो बिना हमारे बॉस की मर्जी के यहाँ से नहीं जा सकता, और अगर वो लड़की इस फ्लो पर आ गई है तो अब तुम यहाँ से जाओ, हम तुम्हारी इसमें कोई मदद नहीं कर सकते। वो लड़की यहाँ आकर खुद ही मौत के मुंह में अपने कदम रखी है। अब जब बॉस चाहेंगे तभी वो लड़की यहाँ से जा पाएगी। इतना कहकर वो दोनों बॉडीगार्ड रिया को वहां से भगा दिए। रिया गुस्से से अपने पैर को पटकते हुए वापस नीचे आई और एक साइड खड़ी होकर धीरे से बड़बड़ाई, ये सब कितने बुरे हैं, वहां मेरी फ्रेंड मुसीबत में है, ना जाने इनका जल्लाद बॉस क्या कर रहा होगा मेरी फ्रेंड के साथ, अब मैं क्या करूं, किसकी हेल्प लूं। ऐसा बोलकर वो इधर उधर अपनी नजर घूर कर देखे जा रही थी कि तभी उसे सामने से कोई आता हुआ दिखा, जिसे देखकर रिया की आंखों में एक चमक सी आ गई। वही उस वीआईपी रूम में करीब 4 घंटे बाद वह लड़का जब पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो गया तो वो धीरे उस लड़की के चेहरे की तरफ देखते हुए धीरे से बड़बड़ाया, आई एम सॉरी बेबी गर्ल, मैं तुम्हारे साथ बहुत वाइल्ड था। इतना कहकर वो लड़का थक कर उस लड़की के ऊपर ही लेट गया। वही वो लड़की तो कब की बेहोश हो गई थी, उसकी आंखों के कोने से अभी भी आंसू बह रहे थे और वो लड़का बड़े ही मस्त होकर उस लड़की के ऊपर सो रहा था। अगली सुबह खुराना पैलेस के मास्टर बेडरूम में बेड पर सो रहा छोटा सा यक्ष अचानक किसी की आवाज सुनकर धीरे धीरे कसमसाने लगा। उसकी छोटी छोटी आंखों की पलकें फड़फड़ा रही थी और वो एक झटके में अपनी आंखें खोला तो सामने देखा, वहां पास में बेड पर शालिनी जी बैठी हुई थी, जो कि बड़े ही प्यार से उसके बालों को सहलाकर बोल रही थे, उठ जा यक्षु बेटा, सुबह हो गई है और आज तो आपको डैडा के साथ कहीं जाना भी है। ये सुनकर यक्ष कुछ सेकंड तक शालिनी जी के चेहरे को ही देखता रहा। उसे तो एक पल के लिए ऐसा लगा था जैसे कि उसकी मम्मा उसके पास आकर जाग रही है। वो इन ख्यालों में ही अपने छोटे से हाथ को शालिनी जी के चेहरे की तरफ बढ़ा दिया। अभी भी उसे शालिनी जी के चेहरे में अपनी मम्मा आव्या ही नजर आ रही थी। वही शालिनी जी ने जैसे ही यक्ष के नन्हे से हाथ को अपने चेहरे पर महसूस की तो मुस्कुराकर उसके हाथों पर अपना हाथ रखकर बोली, क्या हुआ यक्ष। अब ये सुनते ही यक्ष वापस से अपने सेंस में आया और धीरे से अपने हाथ को शालिनी के चेहरे पर से हटाकर नामे अपने सिर को हिला दिया। शालिनी जी यक्ष के बालों को सहलाते हुए बोली, चलो बेटा उठो, आज आपको अपने डैडा के साथ स्कूल जाना है ना अपने एडमिशन के लिए। यक्ष अपने गोल मटोल आंखों में हल्की सी चमक लिए शालिनी जी की तरह देखकर हाँ में अपने सिर को हिलाया और धीरे धीरे बेड से उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। शालिनी जी भी उसके पीछे गई और यक्ष को वॉशरूम में छोड़कर रूम में आए। उसी समय वहां पर अभ्यंक अभी जिम से आया था। वो पसीने से पूरा भीगा हुआ था। शालिनी जी अभ्यंक की तरफ देख, जिसकी आंखें इस वक्त पूरी लाल थी और उनके नीचे डार्क सर्कल्स भी बने हुए थे। वो अभ्यंक के लिए परेशान होते हुए बोली, बेटा क्या तुम आज भी पूरी रात सोए नहीं। अभ्यंक शालिनी जी की बात पर कोई रिएक्ट ना करके नॉर्मल वे में पूछा, मॉम क्या चैंप उठ गया है। जिस पर शालिनी जी अपने आंखों में आई हल्की नमी को साफ करके मुस्कुराकर बोली, हाँ बेटा वो उठ गया है और वो अभी वॉशरूम में गया है। अभ्यंक हाँ में सिर हिलाया और वो भी वॉशरूम में चला गया।
वॉशरूम में जाकर अभ्यंक खुद अपने हाथों से अपने बेटे को नहलाया और उसे कुछ ही देर में छोटा सा बाथरोब लपेटकर वॉशरूम से बाहर भेज दिया। बाहर रूम में शालिनी जी यक्ष के लिए कपड़े निकालकर बेड पर रखी थी। यक्ष अपने नन्हे नन्हे हाथों में उन कपड़ों को लेकर धीरे धीरे पहनने की कोशिश करने लगा। कुछ देर बाद अभ्यंक शॉवर लेकर वॉशरूम से बाहर आया तो देखा कि यक्ष अजीब सा मुंह बनाकर बेड पर बैठा हुआ है और उसके कपड़े उलझे हुए थे। अभियान यक्ष की तरफ देख सब समझ गया और आगे बढ़कर यक्ष को तुरंत अपने गोद में लेकर चेंजिंग रूम की तरफ चला गया। करीब 15 मिनट बाद यक्ष और अभ्यंक दोनों ही तैयार होकर रूम में आए और मिरर के सामने खड़े होकर अपने बाल सेट करने लगे। फिर दोनों बाप बेटे वहां से रूम से बाहर निकले और नीचे डाइनिंग टेबल की तरफ आ गए। दोनों ने साथ में ब्रेकफास्ट किया और अभ्यंक यक्ष को अपने गोद में लिए पैलेस से बाहर निकल गया। बाहर उनके लिए पहले से ही कार रेडी थी। अभ्यंक का यक्ष को लिए कार में बैठ गया। फिर ड्राइवर भी कार को आगे बढ़ा दिया। करीब आधे घंटे बाद उनकी कार शहर के सबसे बड़े किंडरगार्टन के सामने आकर रुकी। यक्ष अपने गोल मटोल आंखों से कार के विंडो से ही उस किंडरगार्टन को देख रहा था। अभ्यंक प्यार से उसके बालों को सहलाकर बोला, चैंप तुम रेडी हो ना अपने एडमिशन के लिए? यक्ष तुरंत ही हल्का मुस्कुराकर हाँ में अपने सिर को हिलाया और बोला, यस डैड। यक्ष की बात सुन अभ्यंक के होठों पर एक हल्की सी स्माइल आई जो कि कुछ ही सेकंड बाद ही गायब हो गई। एक गार्ड जल्दी से आकर कार का डोर ओपन किया और अभ्यंक यक्ष को गोद में लिए कार से बाहर आ गया। दोनों ने इस वक्त भी सेम ड्रेस पहन रखा था और दोनों साथ में बहुत ही प्यारे लग रहे थे। वहां पर आए सभी पेरेंट्स की नजरें अभ्यंक और यक्ष के चेहरे पर ही टिकी हुई थी, पर अभी उन दोनों के ही चेहरे पर मास्क था, जिस कारण सिर्फ उनकी आंखें ही दिख रही थी। यक्ष तुरंत ही हल्का मुस्कुराकर हाँ में अपने सिर को हिलाया और बोला, यस डैड। यक्ष की बात सुन अभ्यंक के होठों पर एक हल्की सी स्माइल आई जो कि कुछ ही सेकंड बाद ही गायब हो गई। एक गार्ड जल्दी से आकर कार का डोर ओपन किया और अभ्यंक यक्ष को गोद में लिए कार से बाहर आ गया। दोनों ने इस वक्त भी सेम ड्रेस पहन रखा था और दोनों साथ में बहुत ही प्यारे लग रहे थे। वहां पर आए सभी पेरेंट्स की नजरें अभ्यंक और यक्ष के चेहरे पर ही टिकी हुई थी, पर अभी उन दोनों के ही चेहरे पर मास्क था, जिस कारण सिर्फ उनकी आंखें ही दिख रही थी। अभ्यंक तेज कदमों के साथ चलते हुए सीधे प्रिंसिपल के ऑफिस में गया। प्रिंसिपल जो कि अभ्यंक को बहुत ही अच्छी तरह से जानते थे। आखिर अभ्यंक को कौन नहीं जानता था? वो इंडिया का नंबर 1 बिजनेसमैन था। उससे मिलने के लिए तो लोग हमेशा तरसते रहते थे। अभ्यंक यक्ष को लिए प्रिंसिपल के ऑफिस में पहुंचे तो प्रिंसिपल खुद खड़े होकर उन्हें रिस्पेक्ट के साथ चेयर पर बैठने के लिए बोले। अभ्यंक बिना किसी भाव के यक्ष को गोद में लिए चेयर पर बैठ गया। प्रिंसिपल उन दोनों को देखते हुए सबसे पहले एक ही क्वेश्चन किए, मिस्टर खुराना आपकी वाइफ नहीं आई है क्या? प्रिंसिपल की बात सुनकर अभी यक्ष और अभ्यंक कुछ बोलते हैं उससे पहले पीछे से एक आवाज आई, मैं यहाँ हूँ। आज का पाठ कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक शेयर करना ना भूलें। मुझे आप सभी के लाइक और कमेंट का इंतजार रहेगा। टू बी कंटिन्यूड। स्माइल। क्या होगा आगे जानने के लिए बने रहे और लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही राइटर को सुपर थैंक्स जरूर दे ताकि उनका हौसला बढ़े। गाइस किसी ने भी अभी तक नहीं दिया है। 87 एक्सीडेंट और दर्दनाक चीख। अब तक आखिर अभ्यंक को कौन नहीं जानता था? वो इंडिया का नंबर 1 बिजनेसमैन था। उससे मिलने के लिए तो लोग हमेशा तरसते रहते थे। अभ्यंक यक्ष को लिए प्रिंसिपल के ऑफिस में पहुंचे तो प्रिंसिपल खुद खड़े होकर उन्हें रिस्पेक्ट के साथ चेयर पर बैठने के लिए बोले। अभ्यंक बिना किसी भाव के यक्ष को गोद में लिए चेयर पर बैठ गया। प्रिंसिपल उन दोनों को देखते हुए सबसे पहले एक ही क्वेश्चन किए, मिस्टर खुराना आपकी वाइफ नहीं आई है क्या? प्रिंसिपल की बात सुनकर अभी यक्ष और अभ्यंक कुछ बोलते हैं उससे पहले पीछे से एक आवाज आई, मैं यहाँ हूँ। अब आगे
ऐसे अचानक किसी लड़की की आवाज सुनकर अभयंकर और यक्ष दोनों ही चौंक गए। उन दोनों ने जब पीछे मुड़कर देखे तो वहां पर एक लड़की खड़ी थी, जो कि वही थोड़ी दूर पर भाग रहे बच्चे की तरफ देखते हुए बड़े ही प्यार से बोल रही थी, बच्चा मैं यहाँ हूँ, चलो आ जाओ अपने मम्मा के पास। वो दोनों ये देखकर एक दूसरे की तरफ देखे और फिर अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिए। एक पल के लिए तो वो दोनों बिल्कुल हैरान थे। उन्हें ऐसा लगा कि जैसे आव्या यहाँ आ गई हो। पर जैसे ही पीछे मुड़कर उन्होंने ये सब देखा तो दोनों बिल्कुल निराश हो गए। यक्ष के चेहरे पर तो उदासी भरे भाव आ गए थे। वहीं सामने बैठे प्रिंसिपल की भी नजर जब उन पर गई तो वो भी थोड़ा चौंक गए थे। पर फिर वो नॉर्मल वे में बोले, लगता है आपकी वाइफ बिजी है। अभियंक उस प्रिंसिपल की तरफ घूर कर देखते हुए अपने कोल्ड वॉइस में बोला, यहाँ एडमिशन मेरे बेटे का है या मेरे वाइफ का। अभियंक की खतरनाक वॉयस को सुनकर वो प्रिंसिपल हड़बड़ा गया। अभियंक के कोल्ड वॉयस में गुस्से के भाव को वो प्रिंसिपल बहुत ही अच्छी तरह से समझ गया। वो तुरंत हड़बड़ा कर हल्की स्माइल के साथ बोला, यस यस मिस्टर खुराना, यू आर राइट। हमें बच्चे के बारे में पूछना चाहिए। अभियंक अभी भी प्रिंसिपल को घूर रहा था। तभी प्रिंसिपल अपनी नजरें यक्ष की तरफ देखते हुए बड़े ही सॉफ्ट वॉइस में बोला, व्हाट इज योर नेम। प्रिंसिपल के पूछने पर यक्ष एक नजर अपने गोल मटोल आंखों से अभियंक की तरफ देखा। तब अभियंक आंखों से ही उसे बोलने के लिए इशारा किया, जिसे समझकर यक्ष अपने स्वीट सी वॉयस में बोला, माय नेम इज यक्ष खुराना। यक्ष की स्वीट से वॉयस को सुनकर प्रिंसिपल के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गया। वो उसी तरह स्माइल करते हुए बोले, वेरी नाइस नेम। ऐसे ही प्रिंसिपल यक्ष की तरफ देखकर कुछ क्वेश्चन पूछे और फिर अभियंक की तरफ देखते हुए खुशी से बोले, मिस्टर खुराना, योर सन इज वेरी ब्रिलियंट, आई एम सो हैप्पी कि वो हमारे स्कूल का एक स्टूडेंट बनेगा। प्रिंसिपल की बात सुनकर अभियंक के होठों पर एक घमंड भरी स्माइल आ गए। आज उसे अपने बेटे पर बहुत प्राउड फील हो रहा था। उसके साथ ही साथ उसे यह फील हो रहा था कि वो इतने ब्रिलियंट बच्चे का डैड है। अब यक्ष का ब्रिलियंट होना तो लाजमी था। जब उसका डैड इतना ब्रिलियंट है तो वो भी होगा ही। अभियंक उसी तरह प्राउड भरी स्माइल के साथ बड़े ही एटीट्यूड के साथ बोला, आई नो दैट यू आर सो लकी। अभियंक की बात सुनकर प्रिंसिपल को थोड़ा अजीब लगा, पर फिर वो कुछ बोले नहीं क्योंकि उनके सामने अभियंक खुराना बैठा था और अभियंक खुराना को जवाब देना यानी मौत के मुंह में हाथ डालना है। कुछ ही देर में अभियंक एडमिशन की सारी फॉर्मेलिटी पूरी करके यक्ष को अपने गोद में लिए प्रिंसिपल की ऑफिस से बाहर आया। बाहर आते ही एक नजर अभियंक और यक्ष फिर से उसी लेडी पर गई जो अपने छोटे से बच्चे को गोद में लिए इधर उधर खेल रही थी। उसी वक्त उस लेडी का हस्बैंड वहां आया और वो भी अपने छोटे बच्चे को अपने गोद में लेकर प्यार करने लगा। इतनी स्वीट सी और लविंग फैमिली को देखकर यक्ष के गोल मटोल आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी मम्मा की याद आने लगी। ऐसे ही उसकी मम्मा यानी कि आव्या उसे प्यार से अपने गोद में लेकर खेलती थी और उसे हमेशा खुश रखती थी। पर अब ना जाने उसकी मम्मा कहाँ चली गई। यही सब यक्ष के मन में चल रहा था। जैसे ही अभियंक की नजर अपने बेटे यक्ष पर गई, वो तुरंत ही उसके बालों को हल्का सा सहलाया और उसे गोद में लिए आगे बढ़ गया। स्कूल के बाहर सभी गार्ड्स खड़े थे। एक गार्ड जल्दी से कार का डोर ओपन किया और अभियंक यक्ष को गोद में लिए कार में बैठ गया। कुछ ही सेकंड में वहां खड़ी सभी कार आगे बढ़ गए। अभियंक ड्राइवर को सबसे पहले कार को पैलेस ले जाने का ऑर्डर दिया। पैलेस पहुंचने पर अभियंक की यक्ष को ले जाकर उसके रूम में छोड़ा और एक मेड को उसका ध्यान रखने के लिए ऑर्डर देकर तुरंत वहां से अपने ऑफिस के लिए निकल गया। करीब आधे बाद अभियंक ऑफिस पहुंचकर अपना जरूरी काम करने में बिजी हो गया। वहीं दूसरी तरफ रिया, जो कि रात से ही बहुत बेचैन थी, वह अचानक से सामने से आ रही एक लड़की को देख मुस्कुराते हुए दौड़कर उसके पास गई और बोली, तू कहाँ थी, तुझे पता है मैं कब से तेरे लिए परेशान थी। ये कहकर रीमा उस लड़की के गले लग गई।
वो लड़की रिया के गले लगने पर हल्का मुस्कुराए और बहुत ही प्यारी सी आवाज में बोली, वो मुझे अचानक से घर जाना पड़ा था, पर तभी मुझे याद आया कि मेरा पर्स यहीं रह गया है, इसलिए मैं उसे लेने के लिए वापस आ गई हूँ। रिया सामने खड़ी लड़की यानी आव्या की तरफ देखकर एक गहरी सांस लेकर बोली, थैंक गॉड आव्या, तू सही सलामत है। मुझे तो लगा था कि कहीं तू उस वीआईपी फ्लो पर तो नहीं चली गई। आव्या हल्का मुस्कुराकर बोली, पागल है क्या, मैं क्यों जाऊंगी वहां पर। तभी अचानक रिया को कुछ याद आया और वो शॉक्ड होकर बोली, अगर तू वहां नहीं गई तो आखिर कौन गया होगा उस वीआईपी फ्लो पर। तुझे पता है, मैनेजर बता रहा था कि वीआईपी फ्लो पर जो जाता है उसकी मौत पक्की है। ये सुनकर आव्या घबरा गई। तभी वो दोनों घबरा कर एक साथ बोली, ओह शिट, ओह शिट, अब क्या होगा, वो तो वैसे ही बहुत मासूम है। अब दोनों के ही चेहरे पर चिंता के भाव आ गए। दोनों ही लिफ्ट के पास खड़े होकर किसी का वेट करने लगे। इस वक्त दोनों ही बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। रिया का तो रो रो कर बुरा हाल था, क्योंकि जो लड़की ऊपर वीआईपी फ्लो पर गई थी वो रिया की कजन थी। वह तो होटल घूमने के लिए कल जिद करके रिया के साथ यहाँ आ गई थी। रिया रोते हुए आव्या से बोली, तुझे पता है अब वो मेरी आंटी उसे यहाँ बिल्कुल नहीं भेज रही थी, पर मैं ही बोली कि मैं उसका ख्याल रखूंगी और अगर उसके साथ कुछ बुरा हो गया होगा तो मैं आंटी को क्या मुंह दिखाऊंगी। एक पल के लिए तो मैं उसके बारे में बिल्कुल भूल ही गई थी। आव्या रिया को हिम्मत देते हुए बोली, शांत हो जा, कुछ नहीं होगा उसे। हाँ, माना कि वो बहुत छोटी और मासूम है, पर वो बहुत स्ट्रॉन्ग भी है। उसके साथ ऐसा कुछ बुरा नहीं होगा, डोंट टी वरी। भले ही आव्या रिया को समझा रही थी, पर कहीं ना कहीं उसे भी उस मासूम लड़की को लेकर घबराहट के भाव थे। आव्या रिया को बहुत ज्यादा परेशान देखकर वो उसे 2 मिनट का बोलकर दूसरी तरफ गई। रिया आव्या को इस तरह जाते हुए बस देखती रह गई। कुछ देर बाद आव्या रिया के पास आई तो रिया उसकी तरह देखकर बोली, तू कहाँ चली गई थी। आव्या अपने हाथों में पकड़े रूम की कार्ड को उसकी तरफ दिखाते हुए बोली, ये देख, मैंने उस वीआईपी फ्लो की कार्ड ले ली है। ये सुनकर रिया हल्का मुस्कुराई और बोली, तुझे कैसे ये मिली। आव्या अपनी भावें उचकाकर बोली, वह सब छोड़ो, बस किसी भी तरह हमें ऊपर जाना है। वो दोनों देखते हैं कि अब तक सुबह हो गए थे तो वो दोनों धीरे से लिफ्ट के जरिए ऊपर जाती हैं और चुपके से आगे बढ़ती हैं। वहां खड़े गार्ड्स, जो कि अब तक बहुत थक कर एक साइड आंखें बंद करके बैठे हुए थे, उन दोनों को देख साफ पता चल रहा था कि दोनों ही थक कर गहरी नींद में चले गए हैं। ये देखकर रिया और आव्या दबे पांव आगे बढ़ जाती हैं। रूम के पास पहुंचकर आव्या धीरे से उस स्पेयर की कार्ड से डोर ओपन करती है। फिर आव्या और रिया दोनों ही जल्दी से रूम में जाती हैं। रूम का नजारा देख दोनों की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है। रिया तो सब कुछ देख जम सी जाती है। उसके आंखों से और भी तेजी से आंसू गिरने लगते हैं। वही आव्या के भी आंखें नम हो जाती हैं। रिया तो आगे बढ़ ही नहीं पा रही थी, पर आव्या हिम्मत करके आगे बढ़ी और बेड पर बेजान पड़ी उस लड़की के पास जाकर सबसे पहले वही फर्श पर बिखरी उसके कपड़े को उठाकर उस पहनाने लगी। वो लड़की जो कि बेहोशी की हालत में थी, वो हिल भी नहीं रही थी। आव्या रिया की तरफ देख उसे आवाज लगाते हुए बोली, रिया होश में आ, अगर तू ऐसे रहेगी तो कैसे संभालेगी तू अपनी बहन को। रिया आव्या की बात सुन तुरंत अपने सेंस में वापस आई। फिर अपने आंसू को साफ जल्दी से वॉशरूम में जाकर एक मग में थोड़ा सा पानी लेकर आई और उसे बेहोश पड़ी उस लड़की के चेहरे पर छिड़की। पानी छिड़कने पर धीरे धीरे उस लड़की की आंखें खुली। आंखें खुलते ही अपने सामने रिया और आव्या को देख वो लड़की रोने लगी। पर तभी आव्या उसे चुप रहने का इशारा करते हुए बोली, चुप रहो और चलो यहाँ से। फिर वो दोनों कर किसी तरह उस लड़की को चुपके से वहां से बाहर लेकर आए। उस लड़की का रो रो कर बुरा हाल था और उसे संभालते हुए रिया आव्या के घर की तरफ लेकर चली गई, क्योंकि इस हालत में उसे अपने घर नहीं ले जा सकती थी। रात में करीब 10 बजे अभ्यंक की कार ऑफिस से उसके पैलेस की तरफ जा रहे थे।
चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था और अभ्यंक की कार तेजी से आगे बढ़ रहे थे। अभ्यंक जिसका ध्यान अपने मोबाइल पर था, अचानक ही वो विंडो से बाहर की तरफ देखा और उसकी नज़र एक जगह जाकर ठहर गए, जिससे उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई। अभ्यंक को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वो तुरंत अपने तेज आवाज में ड्राइवर को ऑर्डर देकर कार रुकवाया और जल्दी से कार से बाहर आया। वो सामने से जा रही एक लड़की की तरफ वो भागते हुए बढ़ा, पर तभी दूसरी तरफ से एक ट्रक बड़े ही स्पीड से उस लड़की की तरफ बढ़ रहा था। ये देखकर अभ्यंक की आंखें डर के कारण बड़े हो गए। एक पल के लिए तो वो बिल्कुल सन्न रह गया। वही उस लड़की को तो कोई खबर ही नहीं था। वो लड़की फोन पर बातें करते हुए आगे बढ़ रही थी। उसका ध्यान तो सामने से आ रहे ट्रक पर गया ही नहीं, पर जैसे ही उस लड़की का ध्यान सामने से आ रहे ट्रक पर गई, वो अपनी जगह पर जम सी गई। तभी वो ट्रक तेजी से आगे बढ़ गया और एक चीख वहां चारों तरफ गूंज उठी। आज का पाठ कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक शेयर करना ना भूलें। मुझे आप सभी के लाइक और कमेंट का इंतजार रहेगा। बी काउंटिन्यू स्माइल, चैप्टर 88, मुलाकात और मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अब तक ये देखकर अभ्यंक की आंखें डर के कारण बड़े हो गए। एक पल के लिए तो वो बिल्कुल सन्न रह गया। वही उस लड़की को तो कोई खबर ही नहीं था। वो लड़की फोन पर बातें करते हुए आगे बढ़ रही थी। उसका ध्यान तो सामने से आ रहे ट्रक पर गया ही नहीं, पर जैसे ही उस लड़की का ध्यान सामने से आ रहे ट्रक पर गई, वो अपनी जगह पर जम सी गई। तभी वो ट्रक तेजी से आगे बढ़ गया और एक तेज चीख वहां चारों तरफ गूंज उठी। अब आगे, इससे पहले कि वो ट्रक उस लड़की को छू पाता, उससे पहले ही अभ्यंक तेजी से आगे बढ़ता है और एक झटके में अपने हाथों को बढ़ाकर उस लड़की की कलाई को पकड़कर तुरंत अपनी तरफ खींचा लेता है। ऐसे अचानक से उस लड़की को अपनी ओर खींचने से अभ्यंक अपने आप को संभाल नहीं पाता और उस लड़की को अपनी बाहों में लिए हुए सड़क पर गिर जाता है। वहीं वो सड़क पर ढलकाव होने की वजह से अभ्यंक उस लड़की को अपनी बाहों में जकड़े हुए ही गोल गोल घूमते हुए दूसरे तरफ जाने लगता है। अभ्यंक के गोल गोल घूमने की वजह से कभी अभ्यंक उस लड़की के ऊपर आता तो कभी वह लड़की अभ्यंक के ऊपर आती हैं। वहीं अभ्यंक उस लड़की को उसी तरह अपनी बाहों में जकड़े गोल गोल घूमते हुए सड़क के दूसरे साइड जा गिरता है। इसके साथ ही अभ्यंक उस लड़की को अपनी बाहों में जकड़े हुए जाकर सड़क के दूसरे साइड बने ब्रेकर से टकरा जाता है। अचानक से ऐसे गिरने के कारण और ब्रेकर से टकराने के कारण अभ्यंक के सीने में बहुत तेज चोट लग जाती है। लेकिन अभ्यंक ने अपने चोट को बर्दाश्त करते हुए अपने दांतों को कस लेता है, साथ ही अपने दोनों होठों को आपस में भिंच लेता है। इधर अभ्यंक की बाहों में गिरी लड़की के मुंह से डर के कारण एक चीख निकल गई थी। वही अभ्यंक जिसके सीने में बहुत तेज चोट लगी हुई थी, लेकिन उसकी नजर अपने बाहों में पड़ी उस लड़की पर गई जो कि डर के कारण अब तक बेहोश हो चुकी थी। अभ्यंक अपने दर्द को बर्दाश्त करते हुए धीरे से जैसे तैसे करके उठता है और उस लड़की के गालों पर अपना एक हाथ को रखकर उस लड़की के गालों को थपथपाते हुए उस लड़की को जागते हुए बोलता है, आव्या, आव्या ओपन योर आइज, आव्या, आव्या प्लीज ओपन योर आइज, देखो कुछ नहीं हुआ है, अपनी आंखों को खोलो, आव्या ओपन योर आइज प्लीज, यार आंखों को खोलो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दे सकता। अभ्यंक के बाहों में गिरी लड़की जो और कोई नहीं आव्या थी, उसे अभ्यंक जागते हुए उठाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन आव्या जो शायद बहुत ज्यादा डर गई थी और उस सदमे की वजह से वो होश में नहीं आ रही थी। वही आव्या से अपनी बात कहने के बाद अभ्यंक झट से आव्या को अपने गले से लगा लेता है। कुछ सेकंड तक आव्या को उसी तरह खुद से चिपकाए रहने के बाद अभ्यंक अपने गोद में आव्या को लिए कार की तरफ आया। ड्राइवर जल्दी से आकर कार के बैक सीट का डोर ओपन किया और अभ्यंक आव्या को गोद में लिए कार में बैठ गया। अभ्यंक की बैठते ही ड्राइवर कार को तेजी से वहां से आगे बढ़ा दिया। पूरे रास्ते अभ्यंक आव्या को अपनी बाहों में लिए बैठा था। वो बड़े ही गौर से आव्या को देख रहा था।
अभ्यंक अपने उंगलियों को आव्या के चेहरे पर फिराते हुए खुद को यकीन दिला रहा था कि आव्या जिंदा है और अभी उसके बाहों में है। वो आव्या को देखते हुए उस रात जब उसका एक्सीडेंट हुआ था उसे याद करने लगा। फ्लैशबैक। आव्या का लोकेशन पता चलते ही अभ्यंक खुद ही ड्राइव करते हुए अपने ऑफिस से निकल गया। वो अपनी कार को फुल स्पीड में बढ़ाते हुए आव्या के लोकेशन की तरफ आने लगा था, पर अचानक जी सामने से एक ट्रक आने के कारण अभ्यंक का कार डिसबैलेंस हो गया और वो सीधे पेड़ से जा टकराया। ऐसे अचानक टक्कर लगने से अभ्यंक के सिर में बहुत गहरा चोट लग गया और उनसे ब्लड की धारा निकलने लगे। करीब आधे घंटे बाद उसका असिस्टेंट अभ्यंक को ढूंढते हुए वहां पहुंचा और बड़ी मुश्किल से कुछ गार्ड्स की हेल्प से अभ्यंक को कार से बाहर निकालकर उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर गया। करीब 2 दिन तक बेहोश रहने के बाद अभ्यंक को जब होश में आया तो वो सबसे पहले अपने असिस्टेंट से आव्या के बारे में पूछने लगा। उसके असिस्टेंट ने अभ्यंक की बात सुनकर अपने सिर को झुकाकर धीरे से बोला, सॉरी सर बट अब मैं नहीं रही, क्योंकि असिस्टेंट ने उस लोकेशन पर जाकर सब कुछ जांच किया तो उसे पता चला कि आव्या का अचानक से पैर स्लिप हो गया और वो खाई में जा गिरी। असिस्टेंट ने आव्या के बारे में सब बात अभ्यंक को बता दिया, जिसे सुनकर अभ्यंक गुस्से से लाल हो गया। वो पूरे हॉस्पिटल को अपने सिर पर उठा लिया। वो गुस्से से चिल्लाकर बोला, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आव्या को कुछ नहीं हो सकता। अचानक ही कार के ब्रेकर से टकराने पर अभ्यंक अपनी सोच से बाहर आया। वो गुस्से से ड्राइवर को की तरफ घूरते हुए अपने खतरनाक आवाज में बोला, व्हाट द हेल, ये क्या तरीका है कार चलाने का? लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं। अभ्यंक की खतरनाक आवाज सुन वो ड्राइवर डर गया और अपने कांपती हुई आवाज में बोला, सॉरी सर। अभ्यंक कुछ सेकंड तक उस ड्राइवर को घूरता रहा और वापस से अपने गोद में लेटी आव्या की तरफ देखने लगा। अभ्यंक ने इन 6 महीने में अपनी पूरी कोशिश कर ली थी आव्या का पता लगाने की। आखिर आव्या कहाँ चली गई, क्योंकि भले ही उसके असिस्टेंट ने ये बता दिया था कि आव्या अब नहीं रही और सारे प्रूफ भी लाकर दिखा दिए थे, पर अभ्यंक का मन ये मानने को तैयार नहीं था। उसे यही लगता था कि आव्या अभी जिंदा है और वो वापस जरूर आएगी, एक ना एक दिन वो उसे ढूंढ ही लेगा। और आज आव्या को अपने पास देख उसे कितना सुकून मिल रहा था ये वही जानता था। अभ्यंक एक तक आव्या को अपनी गहरी निगाहों से देखता रहा और फिर आव्या को उसी तरह देखते हुए ही ड्राइवर को ऑर्डर देते हुए बोला, कार को फार्म हाउस ले चलो। ये सुनकर ड्राइवर तुरंत ही कार को दूसरी तरफ मोड़ लिया। अभ्यंक आव्या को लेकर आज पैलेस नहीं जाने वाला था, क्योंकि अभी उसे बहुत कुछ जानना था। करीब 1 घंटे बाद अभ्यंक की कार उसके फार्म हाउस के सामने आकर रुकी। ड्राइवर के कार रोकते ही फार्म हाउस के बाहर खड़ा एक गार्ड जल्दी से वहां आया और तुरंत कार के बैक सीट का डोर ओपन किया। डोर ओपन होते ही अभ्यंक आव्या को अपने गोद में लिए हुए ही तेजी से फार्म हाउस के अंदर चला गया। वहां मौजूद सभी गार्ड में से कोई भी आव्या का चेहरा नहीं देख पाए। इस कारण सभी को थोड़ा अजीब लगा कि अचानक से उनके बॉस आखिर किस लड़की को लेकर यहां आए हैं। सभी एक दूसरे की तरफ कंफ्यूज भरी नजरों से देख रहे थे, पर किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई अभ्यंक से कुछ पूछ सके, क्योंकि सभी को अपनी जान प्यारी थी। अभ्यंक आव्या को लेकर अंदर आया और उसे लिए सीधे मास्टर बेडरूम की तरफ बढ़ गया। वो बेडरूम में पहुंचकर आव्या को बेड पर आराम से लिटा दिया। तभी वहां एक लेडी डॉक्टर आई और आव्या को चेक करके बोली, मिस्टर खुराना, घबराने की कोई बात नहीं है, ये बस डर के कारण थोड़ा बेहोश हो गई है, सुबह तक ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। अभ्यंक सिर हिला दिया और डॉक्टर वहां से चली गई। फिर अभ्यंक धीरे से आव्या के पास आकर उसके बालों को सहलाकर बिना किसी भाव के बोला, स्लीप वेल मिसेज खुराना, क्योंकि कल सुबह तुम्हें बहुत से सवालों के जवाब देने हैं। ये कहकर वो हल्का सा आव्या के माथे को चुमा और वहां से सीधे वॉशरूम में चला गया। वही शहर से बाहर एक बड़े से क्लब में बने प्राइवेट रूम में कुछ लोग बैठे हुए थे। उन्हें देखकर साफ पता चल रहा था जैसे वहां पर कोई पार्टी हो रही थी, पर उस मीटिंग में 2 लोग ऐसे थे जो बिल्कुल शांत थे।
वह दो कोई और नहीं आदित्य और अखिल थे। अखिल आदित्य को थोड़ा शांत देखकर उसे पूछा, क्या बात है, लगता है कल तुझे कोई लड़की नहीं मिली क्या? इसलिए तू ऐसे इतना शांत बैठा है। यहाँ इतने सारी लड़कियां हैं और तू किसी के पास भी नहीं जा रहा। अखिल की बात सुनकर आदित्य उसे घूर कर देखते हुए बोला, शट अप, ऐसा नहीं है कि आदित्य अगर किसी लड़की को चाहे और वो उसे ना मिले। तभी अखिल हल्का सा हंसते हुए बोला, अच्छा ऐसा है तो तेरे मुंह पर ये 12 क्यों बजे हुए हैं? जिस पर आदित्य उसे घूरते हुए बोला, कुछ नहीं, बस मुझे किसी की तलाश है। उसी समय उसका मोबाइल बजा। आदित्य तुरंत कॉल पिक करते हुए बोला, हाँ, कुछ पता चला कि कल रात उस होटल में मेरे रूम में कौन सी लड़की थी? दूसरी तरफ से कुछ कहा गया जिससे आदित्य गुस्से से तमतमा उठा और अपने तेज आवाज में बोला, आई डोंट नो हाउ आई वॉन्ट दैट गर्ल। ये कहकर आदित्य ने तुरंत कॉल कट कर दिया। अखिल आदित्य के पास ही बैठा था तो उसने आदित्य की सारी बातें सुन ली और वो कहीं ना कहीं सब कुछ समझ भी गया। पर आदित्य अखिल के सामने कुछ नहीं बोला। तभी अखिल धीरे से आदित्य से बोला, तुम कहो तो मैं तुम्हारी कुछ हेल्प करूं। जिस पर आदित्य अखिल की तरफ देखकर एक तंज भरी मुस्कान के साथ बोला, जो खुद की हेल्प नहीं कर सकता वो मेरी क्या हेल्प करेगा? आदित्य की बात पर अखिल कुछ बोलता उसी समय उस रूम में एक शख्स की एंट्री हुई। उस शख्स को देखकर वहां मौजूद कुछ लोग बड़े ही खुश होकर बोले, हेलो मिस्टर शेखावत, नाइस टू मीट यू, हमें बहुत अच्छा लगा कि आप यहाँ आए। सामने खड़ा इंसान जिसकी उम्र करीब 30 साल था। वो अच्छी पर्सनैलिटी वाला बंदा था जिसका नाम नीरज शेखावत था। वो मुस्कुराते हुए बोला, आखिर आप सब ने मुझे इस पार्टी में इनवाइट किया था तो मेरा तो आना बनता ही था। पर मैं यहाँ अकेले नहीं आया हूँ। मेरे साथ कोई और भी आया है। अखिल और आदित्य जो कि फर्स्ट टाइम नीरज शेखावत से मिल रहे थे। नीरज उनसे भी जाकर मिला और फिर मुस्कुराते हुए वो काफी स्माइलिंग टोन में बोला, कम हियर बेबी। तभी उस रूम का डोर ओपन हुआ और एक लड़की अंदर आई। उस लड़की ने रेड कलर का स्लीवलेस गाउन पहन रखा था। उसके लंबे बाल खुले हुए थे और कानों में छोटे छोटे फ्लावर स्टाइल के इयररिंग्स थे। बिना मेकअप के भी वो लड़की बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उस लड़की को सभी लोग बड़े ही गौर से देखने लगे। वहीं दो लोग ऐसे थे जो उस लड़की को वहां देख हैरान रह गए। वो दोनों उस लड़की को देखकर धीरे से बोले, टू बी कंटिन्यूड, स्माइल। क्या होगा आगे जानने के लिए बने रहे और लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही राइटर को सुपर थैंक्स जरूर दे ताकि उनका हौसला बढ़े। गाइस, किसी ने भी अभी तक नहीं दिया है। 89 अभन्यक, डार्क वर्ड एंड डार्क ऑरा। अब तक नीरज उनसे भी जाकर मिला और फिर मुस्कुराते हुए वो काफी स्माइलिंग टोन में बोला, कम हियर बेबी। तभी उस रूम का डोर ओपन हुआ और एक लड़की अंदर आई। उस लड़की ने रेड कलर का स्लीवलेस गाउन पहन रखा था। उसके लंबे बाल खुले हुए थे और कानों में छोटे छोटे फ्लावर स्टाइल के इयररिंग्स थे। बिना मेकअप के भी वो लड़की बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उस लड़की को सभी लोग बड़े ही गौर से देखने लगे। वहीं दो लोग ऐसे थे जो उस लड़की को वहां देख हैरान रह गए। वो दोनों उस लड़की को देखकर धीरे से बोले, अब आगे। अखिल और आदित्य दोनों को तो अपने आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो दोनों ही सामने खड़ी लड़की को देख दंग रह गए थे। दोनों सामने खड़ी उस लड़की की तरफ देखते हुए धीरे से बड़बड़ाए, निशु। जी हाँ, सामने खड़ी लड़की कोई और नहीं निशु थी। ये वही निशु है, अखिल की निशु। निशु पहले से बिल्कुल चेंज लग रही थी। जहां वो पहले सिंपल ड्रेस में रहती थी, वहीं आज वो वेस्टर्न ड्रेस में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल लग रही थी। अखिल और आदित्य दोनों की ही नजरें निशु पर टिक गए थे। जहां निशु को देखकर अखिल के दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। ये उसकी निशु है जिसे वो पिछले 6 महीने से ढूंढ रहा था। वहीं आदित्य की भी नजरें एक पल के लिए निशु पर ही ठहर गए थे।
अखिल तो निशु को अपने सामने देख इतना खुश हुआ था कि वो जल्दी से उसके पास जाकर उसे गले लगाने वाला था। पर जैसे ही अखिल आगे बढ़ने वाला होता है, उसी समय आदित्य उसके हाथ को पकड़ उसे रोक लेता है। अखिल आदित्य के रोकने पर पीछे मुड़कर घूरकर उसको देखता है। आदित्य आंखों से ही उसे नामे सिर हिलाता है। अखिल गुस्से से आदित्य की तरफ देखकर बोला, ये तुम क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे, जाने दो। मुझे मेरी निशु के पास जाना है। आदित्य उसे एक साइड लेकर गया और धीरे से फुसफुसा कर बोला, क्या तू पागल हो गया है अखिल? अभी तू क्या करने वाला था? ऐसा क्या करने वाला था मैं? अखिल एक बार फिर गुस्से में आदित्य से बोला। आदित्य अखिल की तरफ देखते हुए नॉर्मल टोन में बोला, अखिल वो अब तेरी निशु नहीं है। आदित्य की बात सुन अखिल को बहुत तेज गुस्सा आया। वो गुस्से से घूरते हुए बोला, What do you mean वो मेरी निशु है? तुझे पता है ना, मैं इतने महीनों से उसे ही ढूंढ रहा हूँ। तू मेरे बारे में सब कुछ जानता है, फिर भी तू ऐसे बोल रहा है। जिस पर आदित्य अखिल को शांत करते हुए बोला, काम डाउन अखिल, और वो देख, वो तेरी निशु नहीं, अब वह नीरज शेखावत की फियांसे है। ये कहते हुए आदित्य अखिल को सामने की तरफ देखने का इशारा किया। आदित्य के कहने पर अखिल सामने देखा तो निशु नीरज के साथ मुस्कुराते हुए वहां पार्टी में मौजूद सभी लोगों से मिल रही थी। उसके चेहरे पर बड़ी ही प्यारी सी स्माइल थी। उसे देखकर कहीं से भी नहीं लग रहा कि वो जरा सा भी दुखी हो। अखिल ये सब देख गुस्से से आग बबूला हो गया। गुस्से के कारण वो अपने हाथों की मुट्ठी कस लिया। उसी समय एक बिजनेसमैन अखिल और आदित्य को बुलाते हैं। आदित्य उनकी तरफ देख सिर हिलाया। फिर आदित्य अखिल को देख उसकी हालत को समझते हुए उसे शांत कराते हुए बोला, पहले तू थोड़ा रिलैक्स हो जा, फिर वहां सबके बीच आना। ये करके आदित्य सबके पास चला गया। वही अखिल साइड में खड़ा खुद के गुस्से को कंट्रोल करने लगा। आदित्य निशु के पास जाकर बोला, हेलो निशु। निशु ने जब आदित्य की आवाज सुनी तो वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, हेलो सर। तभी आदित्य निशु से बोला, इतने महीनों से कहाँ गायब थी, और मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम भी यहाँ मिलोगी, और वो भी। इतना कहकर आदित्य नवीन की तरफ देखते चुप हो गया। निशु आदित्य के अधूरे सेंटेंस को समझ गई। तभी नीरज, जो कि निशु के पास ही खड़ा था, वो तुरंत निशु से पूछा, बेबी क्या तुम इन्हें जानती हो? निशु धीरे से अपना सिर हिलाकर बोली, हाँ, मैं आदित्य सर की ऑफिस में ही जॉब करती थी। और मुझे मिस निशु। तभी पीछे एक रौबदार आवाज आई। इस आवाज को निशु बहुत ही अच्छी तरह से पहचानती थी। वो समझ गई थी कि अभी उसके पीछे कोई और नहीं अखिल है। पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो पीछे मुड़कर देखे। तभी अखिल चलते हुए वहां निशु के सामने आ गया। नीरज अखिल को देखकर मुस्कुरा कर बोला, अरे मिस्टर खन्ना, क्या आप भी मेरी फियांसे को जानते हैं? अखिल तिरछा मुस्कुराकर निशु की तरफ देखते हुए नीरज से बोला, हम ऑफ कोर्स मिस्टर खन्ना, बहुत ही अच्छे से। अगर आप चाहो तो अपनी फियांसे से पूछ भी सकते हो। ये कहकर अखिल निशु से बोला, क्यों मिस निशु, हम दोनों एक दूसरे को काफी अच्छे से जानते हैं ना। ये कहते हुए अखिल निशु की तरफ हल्का झुका। निशु अखिल को खुद की तरफ झुकता हुआ महसूस कर तुरंत 2 कदम पीछे होकर खड़ी होते हुए बोली, हाँ, वो आदित्य सर की ऑफिस में 1-2 बार आए हैं मिस्टर खन्ना, तो हमारी मीटिंग भी साथ में हुई है। ऐसा बोलते हुए निशु के जुबान थोड़ा लड़खड़ा रहे थे। वो इस बीच अखिल की तरफ एक बार भी नहीं देखी। अखिल निशु की बात सुनकर गुस्से से अंदर ही अंदर आग बबूला हो रहा था। आदित्य भी हैरान था कि निशु ने ऐसा क्यों कहा। पर वो कहीं ना कहीं समझ गया कि यह सब नीरज के कारण है, तो वो कुछ नहीं बोला। तभी नीरज मुस्कुराते हुए बोला, ओ ऑफ कोर्स आते ही होंगे, आफ्टर ऑल मिस्टर खन्ना की कितनी बड़ी कंपनी है, और आप दोनों तो वैसे भी बेस्ट फ्रेंड हो। आप लोग साथ में अपना बिजनेस भी करते हो, तो आना जाना तो लगा रहता होगा, राइट? नीरज की बात सुनकर अखिल बस एक फिकी सी स्माइल पास कर दिया। पर उसकी तीखी नजरें अभी भी निशु को घूर रही थी।
जिसे निशु बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो नीरज की तरफ देखकर धीरे से बोली, एक्सक्यूज मी, मैं अभी आती हूँ। नीरज बस मुस्कुराया और निशु से बोला, हाँ बेबी, तुम्हें पता तो है ना वॉशरूम किधर है। निशु बस हल्का मुस्कुराते हुए बोली, हाँ मैं ढूंढ लूंगी। तभी नीरज बोला, 1 मिनट में भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। मैं नहीं चाहता तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो। ये कहकर वो निशु के हाथ को पकड़कर अपने साथ लेकर जाने लगा। अखिल की तीखी नजरें निशु और नीरज के हाथों पर टिके हुए थे। उन दोनों को इतना करीब देख वो गुस्से से जल रहा था। उसका पूरा चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। तभी वहां से गुजर रहे एक वेटर से वाइन से भरा ग्लास लिया और एक ही घूंट से पूरा पी गया। आदित्य आंखें फाड़े अखिल को देख रहा था। दिलजला आशिक आदित्य अखिल को देख एक कृपी स्माइल के साथ बोला। फिर अपने हाथ में पकड़े वाइन के ग्लास का एक सिप लिया। अखिल लगातार 4 ग्लास वाइन का एक ही बार में पूरा पी लिया और तुरंत वहां से उस तरफ जाने लगा जहां पर अभी निशु नीरज के साथ गई थी। अखिल को ऐसे जाते देख आदित्य नामे अपना सिर हिलाकर बड़बड़ाया, ये अपनी आदत से बाज नहीं आएगा। अखिल वॉशरूम के एक साइड पिलर के पीछे खड़ा हो गया। वो देखा कि नीरज वही वॉशरूम के बाहर ही खड़ा है। अचानक ही नीरज का फोन बजा तो वो अपना कॉल अटेंड करने के लिए वहां से बाहर आ गया। इस मौके को देखकर अखिल तुरंत वॉशरूम में इंटर कर गया। निशु जो कि अपने हैंड वॉश और फेस वॉश कर रही थी, जैसे ही उसकी नजर मिरर पर गई तो अपने पीछे खड़े अखिल को देख वो चौंक गई। उसके चेहरे पर डर और घबराहट के भाव आ गए, पर वो जल्दी ही खुद को हिम्मत देकर अपने फेस को वॉश करके अखिल को पूरी तरह से इग्नोर कर वहां से जाने लगी। अखिल निशु से खुद को इस तरह से इग्नोर होता देख गुस्से से और बौखला उठा। फिर वो एक झटके में निशु के हाथ को पकड़कर उसे वही वॉशरूम के वॉल से लगाकर खड़ा कर दिया। निशु अखिल के अचानक ऐसा करने पर उसे घूर कर देखते हुए बोली, हाउ डेयर यू मिस्टर खन्ना, आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की। लीव माई हैंड। अखिल निशु के हाथ पर अपनी पकड़ और कसते हुए गुस्से से आगे बढ़ा और बिना निशु को संभलने का मौका दिए एक झटके में उसके होठों पर अपने होंठ बड़े ही बेदर्दी के साथ उसके होठों को चूमने लगा। अखिल के अचानक ऐसा करते ही निशु तो बिल्कुल हैरान रह गई। उसकी तो आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई। एक पल के लिए उसका माइंड जैसे ब्लैंक हो गया। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि अचानक से ये क्या हो गया। फिर जल्दी ही जैसे ही उसे अपने होठों पर दर्द महसूस हुआ तो वो एक झटके में अखिल को खुद से दूर कर दी और अखिल की तरफ देख खींचकर उसे एक थप्पड़ मार दी। निशु के थप्पड़ मारने पर अखिल का चेहरा एक साइड झुक गया। निशु गुस्से से अखिल की तरफ देखते हुए बोली, आज भी नहीं सुधरे ना मिस्टर खन्ना, वैसे ही बेशर्म और एक नंबर के खटिया इंसान हो। अखिल गुस्से से निशु के हाथों को फिर से पकड़ता है पर तभी निशु उसके पैर पर मार के तुरंत उससे दूर हो गई और वॉशरूम से बाहर निकल गई। उसकी आंखें नम हो गई थी और उसके होंठ भी सूज गए थे। वो किसी तरह खुद को संभालते हुए जल्दी से पार्टी हॉल की तरफ बढ़ गई। वही नीरज भी जब आया और बोला, क्या हुआ निशु, तुम ठीक तो हो ना। निशु खुद को संभालते हुए बोली, मैं थोड़ा ठीक फील नहीं कर रही। नीरज ये सुन सबसे मिलकर निशु को अपने साथ लेकर वहां से चला जाता है। अखिल ये सब गुस्से से अपने लाल आंखों के साथ देख रहा था। उसे नीरज का निशु के करीब रहना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वही दूसरी तरफ अभ्यन काव्या के पास उसके चेहरे की तरफ झुका हुआ था। काव्या के चेहरे की तरफ देखते हुए अभ्यंक बोला, आखिर कहाँ थी इतने महीनों से मिसेज खुराना। अगर मुझे पता चला कि इन महीनों में तुम किसी दूसरे लड़के के साथ इन्वॉल्व थी तो तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं किस हद तक जा सकता हूँ। तब शायद तुम्हारी लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स आ जाएंगे जिन्हें तुम सॉल्व करते हुए थक जाओगी। अपनी बात कहकर अभ्यन काव्या के गालों को हल्का सा सहलाया। उसी समय अचानक ही मोबाइल बज उठा और अभ्यंक इधर उधर देखा तो आव्या के पास रखे एक छोटे से बैग में से मोबाइल के बजने की आवाज आ रहा था।
अभियंक तुरंत उसमें से मोबाइल को निकाला और उसके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर को देख उसकी आंखें डाक हो गई। आज का पाठ कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक शेयर करना ना भूलें। मुझे आप सभी के लाइक और कमेंट का इंतजार रहेगा। टू बी कंटिन्यूड। स्माइल। बाय टेक केयर।